नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस लिटरेरी मास्टरपीस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर को ओपन करता है बल्कि ह्यूमन रेजिलियंस और सर्वाइवल की एक अमेजिंग दास्तां भी सुनाता है। आज हम डीप डाइव करेंगे अमिताभ घोष के आइकॉनिक नॉवल सी ऑफ पॉपिंस में। ये इबिस ट्रायोलॉजी की पहली किताब है। अगर आपको हिस्ट्री, कॉलोनियल पॉलिटिक्स या कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हम इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, डिटेल स्टोरी, थीम्स और कैरेक्टर्स सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। ये कहानी सेट है 1838 में। ये वो टाइम था जब दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। ब्रिटिश एम्पायर ने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया था, लेकिन उन्हें अपने प्लांटेशन के लिए सस्ती लेबर की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर यानी गिरमिटिया सिस्टम शुरू किया। इस नॉवल का नाम सी ऑफ पॉपीज इसलिए है क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी ओपियम यानी अफीम पर चलती है। ब्रिटिशर्स इंडिया में जबरदस्ती फार्मर से ओपियम ग्रो करवाते थे और उसे चाइना में स्मगल करके बेचते थे। इस ट्रेड की वजह से ही ओपियम वॉर्स भी शुरू हुए थे। नॉवल का टाइटल कैरेक्टर एक तरह से एक जहाज है, द इबिस। ये जहाज पहले स्लेव्स को ट्रांसपोर्ट करता था, लेकिन अब इसे रिफिट करा गया ओपियम और इंडेंचर्ड लेबर को ले जाने के लिए। ये शिप एक मेटाफर है, एक ऐसी जगह जहां अलग-अलग कास्ट, रिलीजन और क्लास के लोग आते हैं और अपने पुराने टाइज तोड़कर नए रिश्ते बनाते हैं। कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है, लैंड, रिवर और सीज। आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। कहानी शुरू होती है गाजीपुर के पास एक गांव में। यहाँ हम मिलते हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट से जिसका नाम है दीदी। दीदी एक सिंपल औरत है, लेकिन उसकी ग्रे आइज उसे सबसे अलग बनाती है। उसे एक विजन आता है, एक बड़े जहाज का जिसके सेल बर्ड्स के विंग्स हैं। ये जहाज इबिस है। दीदी का पति हुकुम सिंह गाजीपुर ओपियम फैक्ट्री में काम करता है। वो एक फॉर्मर सोल्जर है जो अब ओपियम एडिक्ट बन चुका है। यहाँ पर अमिताभ घोष ने सुदर ओपियम फैक्ट्री का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी माइंड ब्लोइंग है। जब दीदी अपने पति को ढूंढने फैक्ट्री के अंदर जाती है तो उसे लगता है कि वो किसी नर्क में आ गई है। वहां मिक्सिंग रूम में वर्कर्स अपनी कमर तक गिली ओपियम के स्लज में डूबे हुए थे। वो गोल गोल घूमते हैं ताकि ओपियम मिक्स हो सके। उनकी आंखें ऐसे लगती हैं जैसे किसी इंसान की नहीं, घोल की आंखें हो। ये सीन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का सबसे डार्क फेज है। जब हुकुम सिंह की डेथ होती है तब दीदी को पता चलता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। उसकी बेटी जिसका नाम कबूतरी है असल में हुकुम सिंह की नहीं बल्कि दीदी के देवर की बेटी है, क्योंकि हुकुम सिंह इम्पोर्टेंट था, मतलब वो बच्चे नहीं कर सकता था। अब उसका देवर दीदी पर बुरी नजर रखता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए दीदी डिसाइड करती है कि वो सती हो जाएगी। लेकिन जब वो चिता पर बैठती है तो कलवा जो एक लो कास्ट ऑक्स कार्ट ड्राइवर है वहां आता है और उसे बचा लेता है। कलवा और दीदी वहां से भाग निकलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल है, एक हाई कास्ट औरत और एक लो कास्ट मर्द का साथ में भागना। पैरेलली हमें मिलवाया जाता है जकारी रीड से। वो एक अमेरिकन है जो मिक्स्ड रेस का है, बेटा ऑफ फ्रीड स्लेव वुमेन, लेकिन स्किन कलर लाइट होने की वजह से वो व्हाइट पास करता है। वो इबिस शिप का कैप्टनर बनकर आता है। शिप पर सारंग अली जो इंडियन सेलर्स का लीडर है जकारी को मेंटोर करता है और उसे शिप का ऑफिसर बनने में हेल्प करता है। तीसरा मेजर कैरेक्टर इस नॉवल में है राजा नील रतन हलदार। वो रसकाली का जमींदार है। वो अपनी लग्जरी में खोया हुआ है और बेंजामिन बर्नहम एक ब्रिटिश ट्रेडर के कर्ज में डूबा हुआ है। बर्मन चाहता है कि वो नील अपनी जमीन बेच दे, लेकिन जब नील मना करता है तो बर्मन उस पर फॉर्जरी का झूठा केस लगा देता है। एक और कैरेक्टर है पॉलेट लैम्बर्ट। वो एक फ्रेंच बॉटनिस्ट की अनाथ बेटी है जो बर्मन के घर रहती। उसे वहां घुटन महसूस होती है क्योंकि बर्मन उसे एक कंजर्वेटिव अंग्रेज की तरह रखना चाहता है। साथ ही पॉलेट का दोस्त है जोडू जो एक बोटमैन का बेटा है। सेकंड पार्ट पर आते हैं रिवर्स में। सभी कैरेक्टर्स की लाइफ कलकत्ता में कन्वर्ज होती है। दीति और कलवा पुलिस और अपने रिश्तेदारों से बचने के लिए गिरमिटिया बनने का फैसला करते हैं, मतलब इंडेंचर्ड लेबर बनने का फैसला करते हैं। वो इंडेंचर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं मॉरिशियस जाने के लिए। यहाँ उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब वो सिर्फ कुलीज हैं। राजा नील का ट्रायल होता है और उसे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा मिलती है। उसे जेल में आफट नाम के एक चाइनीज ओपियम एडिक्ट के साथ रखा जाता है। जेल में नील का कास्ट प्राइड टूट जाता है जब उसे आफट की गंदगी साफ करनी पड़ती है। ये नील के कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट है।
पॉलेट भी मॉरिशियस भागने का प्लान बनाती है। वो एक इंडियन औरत का भेष बनाती है, अपनी स्किन को हीना से डार्क करती है और नाम रखती है पगली। वो दीति के साथ कुली औरतों में शामिल हो जाती है। जोडू भी इबिस पर सेलर बनकर जाता है वहां पर। पार्ट 3 है सी यानी कि समुद्र। अब इबिस समुद्र में उतरता है, जिसे काला पानी कहा जाता है। शिप के अंदर कास्ट सिस्टम टूटने लगता है। दीदी औरतों की लीडर बन जाती है, जिससे सब भाऊजी कहते हैं। नील और आफट को शिप के प्रिजन सेल में रखा जाता है। वहां उनका एनकाउंटर होता है सूबेदार भैरव सिंह से। भैरव सिंह वही आदमी है जो दीदी के रिश्तेदार है और उसे ढूंढ रहा है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब भैरव सिंह दीदी को पहचान लेता है। वो कलवा को मारना चाहता है और दीदी को वापस ले जाना चाहता है। शिप पर एक ब्रूटल फर्स्ट मेट भी है, मिस्टर क्रॉल, जो जकारी से जलता है। एक सीन में क्रॉल और भैरव सिंह आफत की एडिक्शन का फायदा उठाते हैं और नील पर यूरिनेट करने के लिए मजबूर करते हैं उसको। ये नील के लिए अल्टीमेट ह्यूमिलेशन है, लेकिन इससे आफत और नील का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। वो साथ में बदला लेने की सोचते हैं। और क्लाइमैक्स में क्या होता है, शिप एक तूफान में फंस जाती है। इस क्योस का फायदा उठाकर आफत मिस्टर क्रॉल पर हमला करता है। भैरव सिंह कलवा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कलवा अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से भैरव सिंह को मार गिराता है। सारंग अली, जिसका राज अब जकारी को पता चल गया है, शिप से भागने का प्लान बनाता है। और इस क्लाइमेक्स के बाद एंडिंग कैसे होती है, एक लॉन्ग बोट में नील, आफट, कलवा, जोडू और सारंग अली बैठकर तूफान के बीच समुद्र में भाग निकलते हैं सिंगापुर की तरफ। दीति, पॉलेट और जकारी शिप पर ही रह जाते हैं। दीति डेक पर खड़ी होकर उस बोट को जाते हुए देखती है। वही विजन जो उसे शुरू में आया था, अब सच हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस नॉवल के कैरेक्टर्स की। अमिताभ घोष की सबसे बड़ी ताकत है उनके कैरेक्टर्स। सी ऑफ पॉपीज में कोई भी कैरेक्टर्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हर किसी की अपनी एक जर्नी, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले दीदी, द मदर ऑफ डायस्पोरा। सबसे पहले दीदी वो इस नॉवल की एंकर है। शुरू में वो एक ट्रेडिशनल गांव की औरत है, डरपोक और फैमिली की इज्जत के बोझ के तले दबी हुई। लेकिन जब वो सती के मंडप से भागती है, वहां उसका नया जन्म होता है। ये क्या सिंबलिज्म को दिखाती है, उसकी ग्रे आईज यानी भूरी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाती है कि दीदी बाकी लोगों से अलग है, वो चीजों के आर पार देख सकती है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, शिप पर आते ही वो कबूतरी की माँ से भाऊजी यानी सिस्टर इन लॉ और लीडर बन जाती है। वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि पूरे जहाज भाई क्लैन की मेट्रियार्क बन जाती है, एक लीडर बन जाती है। उसका श्राइन बनाना, जिसमें वो शिप की तस्वीर रखती है, ये दिखाता है कि वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रही है। राजा नील रतन हलदार, द फॉलन किंग। नेक्स्ट है नील। इसका कैरेक्टर आर्क सबसे ड्रास्टिक है। वो एक जमींदार था जो जमीन पर पैर नहीं रखता था। इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, जब वो जेल जाता है तो उसे आफत की गंदगी साफ करनी पड़ती है। ये सीन बहुत ही पावरफुल है। यहाँ नील का कास्ट प्राइड टूटता है। और इसमें घोष दिखाते हैं कि कैसे कॉलोनियल सिस्टम में एक राजा और एक क्रिमिनल बराबर हो जाते हैं। नील का असली इवोल्यूशन तब होता है जब किताबी दुनिया से वो बाहर निकलकर रियल इंसान बनता है। जकारी रीड, द इम्पोस्टर। जकारी का कैरेक्टर सबसे कॉम्प्लेक्स है। वो मिक्स्ड रेस का है, मतलब ब्लैक मदर है, व्हाइट फादर है, लेकिन वो दुनिया के सामने व्हाइट बनकर रहता है। इसमें हमें आयरनी देखने को मिलती है। एक आदमी जो खुद स्लेवरी के बैकग्राउंड से आता है, वो एक फॉर्मर स्लेव शिप इबिस का ऑफिसर बन जाता है। पॉलेट लैम्बर्ट, द रेबल। पॉलेट उस जमाने की लड़की है ही नहीं नॉवल के अंदर। वो एक फ्रेंच बॉटनिस्ट की बेटी है जो इंडिया में पली बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा रेबेलियन है नॉवल के अंदर कि वो साड़ी पहनकर अपनी स्किन को डार्क करके एक इंडियन औरत पगली बन जाती है ताकि वो शिप पर चढ़ सके। और फाइनली दो ऐसे कैरेक्टर्स जो स्टोरी डिराइव करते हैं। सबसे पहले सारंग अली, वो शिप का असली मास्टरमाइंड है। वो जकारी को मैनिपुलेट करता है, लेकिन उसी ने जकारी को भी बनाया है। वो कॉलोनियल हायरार्की को चैलेंज करता है। बाबू नॉब किशन, ये कैरेक्टर थोड़ा कॉमिक है लेकिन बहुत ही डीप है। वो मानता है कि जकारी एक अवतार है। उसका कैरेक्टर स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का एक अजीब सा मिक्स है। अब हमने कैरेक्टर्स तो देख लिए, अब बात करते हैं नॉवल के डीप थीम्स की। इस नॉवल में हमको जहाज भाई का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ये नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। जब लोग अपनी जमीन छोड़ते हैं तो उनके पुराने कास्ट और फैमिली टाइज खत्म हो जाते हैं। शिप पर वो सब जहाज भाई बन जाते हैं। दीति, पॉलेट, नील सब अलग अलग बैकग्राउंड से, लेकिन शिप उन्हें एक नई फैमिली देता है।
ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कैसे माइग्रेशन पुरानी आइडेंटिटीज को इरेज करके नई आइडेंटिटीज बनाता है। ओपियम एज अ कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। इस कहानी में ओपियम सिर्फ एक ड्रग नहीं बल्कि एक लिविंग कैरेक्टर है। ये इकोनॉमी को डिराइव करता है, हुकम सिंह जैसे लोगों को डिस्ट्रॉय करता है और वॉर्स करवाता है। अमिताभ घोष दिखाते हैं कि कैसे कॉलोनियल पावर्स ने नेचर और एग्रीकल्चर को मैनिपुलेट किया सिर्फ प्रॉफिट के लिए। लैंग्वेज और द ईबिस क्रेस्टोमैथी। अमिताभ घोष ने लैंग्वेज के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लश्कारी लैंग्वेज को यूज किया जो सेलर्स की मिक्स्ड लैंग्वेज थी। वर्ड्स लाइक मालूम यानी कि मेट, सारंग यानी कि बोट्सविन, चौकी यानी कि प्रिजन, ये सब दिखाते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे एशियन लैंग्वेजेस के साथ मिक्स होकर इवॉल्व हुई है। नॉवल के एंड में एक ग्लॉसरी भी दी गई है जिसे ईबिस क्रिस्टोमेथी कहा गया है। द शिप एज एन हेट्रोटोपिया। फिलोसोफर माइकल फोकॉल्ट का कॉन्सेप्ट है हेट्रोटोपिया, एक ऐसी जगह जो नॉर्मल सोसाइटी से अलग रूल्स पर चलती है। ईबिस वही जगह है। यहाँ नील जो कि राजा है और आफट जो कि क्रिमिनल है वो बराबर है। यहाँ जकारी जो कि ब्लैक है एक ऑफिसर बन सकता है। सी उन्हें री इन्वेंट होने का चांस देता है कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो दोस्तों, सी ऑफ पॉपीज सिर्फ एक नॉवल नहीं, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि कैसे ओपियम ट्रेड और इंडेंचर सिस्टम ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने घर छोड़े ताकि हम आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रह सकें। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।